नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनेस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई घटना वाली कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग सुनिए और बताइए कि हमारा समाज, हमारा देश कहाँ जा रहा है, किसी और जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। चलिए कहानी के तरफ बढ़ते हैं। 25 मई 2025 की शाम का वक्त था, जब जबलपुर में बरगी डैम के किनारे बसे गांव बरबटी के लोगों ने डैम की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। पहले तो लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बच्चे के रोने की आवाज लगातार आती रही तो कुछ लोग डैम की तरफ यह देखने चले गए कि कोई बच्चा इतनी देर से क्यों रो रहा है। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। डैम के किनारे एक युवती पड़ी थी। वह खून से लथपथ थी। उस घायल युवती के पास खड़ी 3 से 4 साल की बच्ची रो रही थी। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना बरगी चौकी में फोन द्वारा दे दी। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज एसआई सरिता पटेल मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि वहां लगभग 25 साल की अत्यंत खूबसूरत युवती गंभीर रूप से घायल पड़ी थी। उसके पास खड़ी 3 से 4 साल की एक बच्ची लगातार मम्मी मम्मी कहते हुए रोए जा रही थी। एसआई पटेल ने बिना समय गंवाए घायल युवती को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेज दिया। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन 27 मई को 2 दिन के उपचार के बाद घायल युवती ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले युवती पुलिस को अपना नाम कविता गुप्ता, निवासी बलदेव बाग, जबलपुर बता चुकी थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उस पर हमला उसके पड़ोस में रहने वाले युवक नमन विश्वकर्मा ने किया था। कविता गुप्ता की मौत के बाद पुलिस ने बलदेव बाग के ही रहने वाले नमन विश्वकर्मा के खिलाफ हत्या का मामला बीएनएस की धारा 109, 109(1) के तहत दर्ज कर लिया। नमन आपराधिक प्रवृत्ति का युवक था। उसके खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज थे। आरोपी नमन को गिरफ्तार करने के लिए एसपी जबलपुर संपत उपाध्याय ने एडिशनल एसपी ग्रामीण समर वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। पुलिस के पास आरोपी का मोबाइल नंबर पहले से मौजूद था। उस घटना के बाद से वह बंद था, इसलिए पुलिस मुखबिरों की मदद से नमन की तलाश में जुटी थी। हफ्ते भर बाद 1 जून को पुलिस को खबर मिली कि नमन घटनास्थल के पास जंगल में छिपाई गई अपनी बाइक लेने बरगी डैम आया है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चौकी में 25 वर्षीय नमन विश्वकर्मा से पूछताछ की तो वह कविता गुप्ता की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन और घटना वाले दिन के कुछ सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखे, जिनमें वह कविता गुप्ता को बाइक पर बैठाकर बरगी डैम की तरफ आता दिखाई दे रहा था। ये सारे सबूत देखकर उसने कविता की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने हत्या के पीछे की सारी कहानी पुलिस के सामने बयान कर दी। पुलिस ने आरोपी नमन विश्वकर्मा के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और बाइक बरामद कर ली। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित संगम कॉलोनी बलदेव बाग में रहने वाली कविता गुप्ता का पति पुनीत गुप्ता सिविक सेंटर चौपाटी पर पाव भाजी का ठेला लगाता था। पति का सुबह का समय दुकान के लिए सामान तैयार करने में निकल जाता था, जिसके बाद शाम को वह अपना ठेला लेकर सिविक सेंटर निकल जाता था। इसके बाद वह देर रात वापस आता था। कविता गुप्ता पढ़ी लिखी और खूबसूरत होने के अलावा आधुनिक विचारों की युवती थी। जब वह जीन्स टॉप पहनकर बाजार में निकलती तो न तो कोई उसे शादीशुदा कह सकता था और न किसी खोमचेवाले की पत्नी। पति खूब प्यार करता था, कमाता भी अच्छा था, इसलिए कविता गुप्ता को पति से केवल एक ही शिकायत थी कि वह उसके लिए उतना समय नहीं निकाल पाता था जितना वह चाहती थी। शहर में मनाए जाने वाले त्योहार, उत्सव और दूसरे ऐसे मौक़ों पर जब लोग परिवार को लेकर घरों से बाहर निकलते थे,
तब कविता गुप्ता को अकेले ही बेटी को लेकर शहर की रौनक दिखाने जाना पड़ता था, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर पति का धंधा ज्यादा चलने के कारण वह फ्री होने के बजाय और ज्यादा व्यस्त रहता था। लगभग 2 साल पुरानी बात है। एक दिन कविता गुप्ता अपनी बेटी को लेकर ग्वारी घाट जाने के लिए निकली। तभी पीछे से बाइक लेकर उसका पड़ोसी युवक नमन विश्वकर्मा आकर उससे नमस्ते करते हुए बोला, भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? कविता गुप्ता उसे जानती थी, इसलिए उसने छोटा सा जवाब दिया, ग्वारी घाट। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। कविता गुप्ता को नमन के साथ बाइक पर बैठने में कोई बुराई नजर नहीं आई, इसलिए अपनी 3 वर्षीय बेटी को गोद में लिए हुए वह नमन के साथ बाइक पर बैठ गई। ग्वारी घाट पर उतरकर उसने नमन को धन्यवाद दिया। नमन बोला, अभी अपना धन्यवाद बचा कर रखिए, मैं 2 घंटे बाद इसी जगह मिलूंगा, आपको वापस ले चलूंगा, तभी धन्यवाद दे देना। कहते हुए वह कविता गुप्ता का जवाब सुने बिना वहां से चला गया। 2 घंटे बाद नमन वहां आया तो कविता बेटी के साथ वहीं मिली। नमन ने उसे बाइक पर बिठाया और उसे वापस घर छोड़ दिया। उसी समय उसने कविता को अपना फ़ोन नंबर देते हुए कहा, जब भी कहीं जाना हो, फ़ोन कर दीजिए, आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। कविता गुप्ता ने उसका नंबर घर जाकर मोबाइल में सेव कर लिया। लेकिन यह बात उसे परेशान कर रही थी कि आखिर नमन उसका इतना ध्यान क्यों रखना चाहता है। इसलिए घंटे भर बाद ही उसने नमन को फ़ोन लगाकर उस दिन की मदद के लिए धन्यवाद देते हुए उसकी इस मेहरबानी का कारण भी पूछा। नमन बोला, अरे, कोई खास कारण नहीं है भाभी जी। मैं जानता हूँ कि भैया व्यस्त रहते हैं, इसलिए आपको अकेले परेशान होते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। कविता गुप्ता हाजिर जवाब थी, सो तुरंत बोली, इस अच्छा न लगने का कारण? कारण तो कई हो सकते हैं, वक्त आने पर बता भी दूंगा, लेकिन फिलहाल तो इसे पड़ोसी धर्म मान लो। कविता गुप्ता को नमन का जवाब अच्छा लगा, जिससे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। इसी बीच कविता गुप्ता को मालूम हुआ कि नमन के खिलाफ मारपीट आदि के कई मामले थाने में दर्ज हैं। इससे उसने सोच लिया कि वह नमन को समझा बुझाकर सही रास्ते पर चलने को प्रेरित करेगी। उसे भरोसा था कि नमन उसकी बात नहीं टालेगा। इसके बाद एक दिन कविता गुप्ता ने उससे कहा, नमन, मैंने सुना है कि तुम्हारे खिलाफ थाने में कुछ मामले दर्ज हैं। क्यों लड़ते झगड़ते हो? मेरी बात सुनो, आज से तुम अच्छे इंसान बनोगे। भाभी जी, मैं किसके लिए अच्छा बनूं? कोई तो ऐसा नहीं जिसके लिए मैं खुद को बदलूं। मेरे लिए बदल लो खुद को, यह समझो कि आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ठीक है, इस बात पर भाभी जी आपको मेरे साथ कॉफी पीने भेड़ाघाट चलना होगा, नमन ने कहा। कविता गुप्ता ने नमन की बात मान ली। इसके बाद दोनों शाम तक भेड़ाघाट में घूमते रहे, फिर नमन ने उसे घर छोड़ दिया। वास्तव में कविता गुप्ता उस दिन काफी खुश थी, क्योंकि कोई था जो उसके घूमने फिरने का शौक पूरा करने को तैयार था। लेकिन रोज रोज नमन के साथ घूमने जाने का नतीजा यह हुआ कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। पहली मुलाकात के 2 माह बीतते बीतते उनके बीच पनपा प्यार यहाँ तक पहुँच गया कि उनके बीच शारीरिक संबंध भी कायम हो गए। कविता गुप्ता के लिए यह कोई योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि बस सब कुछ यूं ही अचानक होता गया। फिर जैसा कि होता है, वक्त के साथ यह रिश्ता उसके मन को भाने भी लगा, जिससे वह नमन के साथ लगभग रोज ही एकांत में समय बिताने लगी। बीच बीच में वह नमन को लड़ाई झगड़े से दूर रहने की हिदायत भी देती रहती, लेकिन वक्त के साथ नमन कविता गुप्ता के साथ शादी करने के सपने देखने लगा था। इसलिए साल भर के प्यार के बाद एक दिन नमन ने कविता के सामने प्रस्ताव रखा कि वह पति को छोड़कर उससे शादी कर ले। यह सुनकर कविता गुप्ता चौंक गई। उसने नमन को टालने के लिए बोल दिया कि ठीक है, मुझे सोचने का समय दो।
इसी बीच एक दिन वह शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इसी दौरान नमन ने उसे फोन किया, लेकिन समारोह में शोरगुल होने की वजह से वह उसकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई तो नमन उसके घर आ धमका, जहां कविता का पति पुनीत गुप्ता मिला। नमन ने पुनीत से कविता के बारे में पूछा। इसी बात को लेकर उसका पुनीत से झगड़ा हो गया। तब नमन ने उसके पति के साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ कर दी। कविता जब घर लौटी तो पुनीत ने उसे सारी बात बता दी कि यह सब नमन विश्वकर्मा ने किया है। इस घटना के बाद कविता गुप्ता समझ गई कि कितना भी घी गुड़ के साथ नीम खाओ, वह कभी मीठा नहीं हो सकता। इसलिए उसने नमन से फोन पर बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। इससे नमन चिढ़ गया और कविता गुप्ता से आर पार का फैसला करने की सोचकर वह 25 मई 2025 को उसके घर जा पहुंचा। उस समय पुनीत गुप्ता घर पर नहीं था। आखिरी बार बैठकर बात करने की बात कहकर वह कविता गुप्ता को लेकर पल्सर बाइक से बरगी डैम पर बरबटी गांव के पास पहुंचा। उसने कविता गुप्ता से शादी करने वाली बात दोहराई और उससे साथ में भाग चलने को कहा, लेकिन कविता गुप्ता ने साफ मना कर दिया कि वह पति को छोड़कर नहीं जा सकती। तब नमन उससे झगड़ने लगा और उसने बटन वाला चाकू निकालकर उसके ऊपर लगातार कई वार किए। उसे मरा समझकर वह वहां से भाग गया। जाते समय उसने अपनी बाइक रमनपुर घाटी के पास जंगल में छिपा दी और कपड़े बदलकर बस से सिवनी, फिर रायपुर चला गया। 2 दिन बाद वह अपनी छिपाई हुई बाइक लेने आया, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी नमन विश्वकर्मा की निशानदेही पर कत्ल में प्रयुक्त चाकू, खून से सने कपड़े और बाइक बरामद करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन सीमाएं उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता और हर मदद करने वाला इंसान नेक दिल नहीं होता। मासूम बच्चों को ऐसे हादसों से दूर रखना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति का क्रिमिनल बैकग्राउंड नजरअंदाज न करें। सामाजिक रूप से सक्रिय, आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी महिलाओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी संबंध में पारदर्शिता जरूरी है। एक तरफा प्यार कभी भी सच्चा नहीं होता, वह अधिकार की भावना और जिद बन जाता है। भावनाओं में बहकर किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना खतरनाक हो सकता है। हर सहानुभूति प्रेम नहीं होती और हर प्रेम भरोसे के लायक नहीं होता। स्वस्थ रहे, सतर्क रहे, अपनों लोगों के बीच प्यार की सुगंध बिखरते रहे। धन्यवाद।